तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है और उसी एपिसोड के हम प्रीव्यू को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था कि वांग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर जाकर पहुंच चुका था। वहां पर उसका मुकाबला वहां का जो ट्राइब लीडर होता है उससे हो जाता है। वो वांग को थोड़ी अच्छी टक्कर तो देता है लेकिन वो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाता और वांग ने अपने बीस्ट की मदद से उसको मार गिराया था। लेकिन इसके बाद वहां पर 7 लीफ ओल्ड मैन पहुंच जाता है जो कि इमॉर्टल ग्रेवयार्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। वो यहाँ पर वांग को अपना पपेट बनाना चाह रहा था लेकिन उसकी भी ये चाल नाकामयाब रह जाती है और वांग ने उसको बहुत दौड़ाया था। दौड़ा दौड़ा कर वो उसकी हालत खराब कर देता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग उसी वॉइड के अंदर जाकर फंस चुका था। उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कैसे बाहर जाए, लेकिन उसको तरीका पता था कि वो कैसे बाहर जा सकता है। अब वो तरीका ये होगा कि उसकी ओरिजिनल बॉडी आएगी उसको बचाने के लिए। इसी वजह से वांग बिल्कुल रिलैक्स था क्योंकि उसको पता था कि कभी भी वो आता ही होगा मुझे बचाने के लिए। और बिल्कुल ऐसा हो भी जाता है। जब पहाड़ तोड़कर ओरिजिनल बॉडी बाहर निकली थी तो वो कोई और काम करने के लिए नहीं बल्कि वांग को ही उस इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर निकालने के लिए आई थी ताकि पूरी दुनिया ढूंढ कर वो वांग को बाहर निकाल सके। पूरे गुस्से के साथ ओरिजिनल बॉडी जो होती है वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ने लग गई थी ताकि कैसे भी करके वो वांग को बचा सके। पूरा जमीन वगैरह फाड़ते हुए वो जा रही होती क्योंकि वांग जो गया था इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर वो जगह भी जमीन के नीचे ही बनी हुई है। तो वो हर जगह की जमीन को फाड़ रहा था ताकि जमीन के अंदर अगर वांग होगा तो वो वहां से बाहर निकल कर आ सकता है। इसी वजह से तो वांग के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो यहाँ से बाहर निकलने ही वाला हूँ। प्रीव्यू में तो नहीं दिखाया गया लेकिन वांग की ओरिजिनल बॉडी अपने क्लोन बॉडी को आराम से बाहर निकाल लेगा। इसके बाद प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में हम वांग को देखते हैं जो अपनी ओरिजिनल बॉडी को देखकर कह रहा था कि अब तुम यहाँ पर जाकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। जैसे मैंने सोचा था उसी तरह से ये चीज काम आई है। ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल बॉडी ने शायद अपना ब्रेक थ्रू किया होगा और वो ब्रेक थ्रू भी हुआ होगा उसी स्पिरिचुअल फ्रूट की वजह से क्योंकि वांग स्पिरिचुअल फ्रूट को तो उसी ओरिजिनल बॉडी के लिए ही लाने के लिए गया हुआ था ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। और यही चीज यहाँ पर हुई होगी। इस वजह से वांग बहुत ज्यादा खुश था कि अब मेरी ओरिजिनल बॉडी पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और सच में उसकी ओरिजिनल बॉडी काफी कमाल की लग रही थी। उसका थोड़ा लुक तो चेंज हो ही चुका था जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में एंडिंग के टाइम पर देख ही लिया था। जिसके बाद वांग भी अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और ऐसे ही कुछ साल यहाँ पर गुजर चुके थे। करीब 3 साल गुजरे होंगे और 3 साल के अंदर ज़ाओरू थोड़ी सी बड़ी हो चुकी। और ऐसा था कि ज़ाओरू जहाँ पर रहती थी ना वहाँ पर हर करीब 6 साल के अंदर एक एल्डर आया करता था। वो एल्डर ऐसा था कि वो गांव के सभी बच्चों को जो सबसे ज्यादा खास होते थे उन्हें अपने साथ अपने सेक्ट में ले जाता था ताकि वहाँ पर जाने के बाद वो उनको अपना डिसेबल वगैरह बना सके। तो उसी चीज के लिए यहाँ पर ये एल्डर आया हुआ होता है। इतने टाइम से ज़ाओरू जो थी वो अपने माता पिता और घर वालों के साथ रहा करती थी लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। सबको ऐसा लगने लग गया था कि शायद ज़ाओरू जो है ना वो गूंगी है इसलिए वो बोल नहीं पाती। जो एल्डर यहाँ आया था वो जैसे ही ज़ाओरू को देखता है वो एकदम हैरान रह जाता है कि ये तो इतनी छोटी सी बच्ची है लेकिन इसके अंदर से मैं इसकी पावर को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। मानो कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो। ये बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है जिसको मैं अपने सेक्ट में ले जा सकता हूँ। तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो ज़ाओरू को ये अपने साथ ले जाएगा। उसके माता पिता तो नहीं चाह रहे थे लेकिन उसकी वजह से उनको ज़ाओरू को उनके साथ भेजना पड़ता है। ये एल्डर थोड़ा सा सख्त था। उसको किसी भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। तो जैसे ही ज़ाओरू चाहते भी थोड़ा सा गिर क्या जाती है कि वो एल्डर उसको चिल्लाने लगता है और जैसे वो उसको थप्पड़ वगैरह मारने वाला था कि तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है। और फिर यहाँ पर एंट्री मारता है वांग जो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आया था और आने के बाद वो कह रहा था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ज़ाओरू के ऊपर हाथ उठाने की। तू जानता भी है कि आखिर वो है कौन। इस वजह से तो एल्डर की हवा ही वहां पर निकल चुकी थी। कितना भयंकर और पावरफुल बंदा यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने तो इस बच्ची के ऊपर ढंग से हाथ भी नहीं उठाया था। ये है कौन। इसके बाद वांग जो था वो उस बच्ची को जो कि ज़ाओरू है उसको अपने साथ ले जाता है ताकि कुछ टाइम वो उसको अपने साथ रख सके और थोड़ा कल्टीवेशन वगैरह वो उसको सिखाने की कोशिश करेगा। ज़ाओरू की अभी याददाश्त तो पूरी तरह से नहीं आई थी। जब तक कि वो करीब 19 साल की नहीं होती तब तक उसको उसकी याददाश्त नहीं आने वाली कि उसके अंदर ली मुआन की सोल मौजूद है। लेकिन उसको कभी कभी ऐसा फील होता था कि उसके
उसके अंदर कुछ ऐसी यादें हैं जिसके बारे में वो जान नहीं पा रहे। वांग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन वांग को ये भी डर था कि उसके दुश्मन तो बहुत ज्यादा है, क्या पता कब कोई आकर ज़ाओरू के ऊपर हमला कर दे। तो वो जो सीपिंग ने वांग को बेल दिया था ना, वो उसी में से एक बेल ज़ाओरू को दे देता है और एक अपने पास रखता है। ये बेल इस तरह से काम आते हैं कि अगर वांग दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए और दूर बैठी ज़ाओरू एक बार अगर बेल बजाए ना, तो दूसरी वाली बेल अगर वांग के पास होगी तो वो भी बजने लग जाएगी। इससे होगा ये कि वांग को पता चल जाएगा कि ज़ाओरू किसी मुसीबत में है, तो वो तुरंत ही उसको बचाने के लिए जा सकता है। यही बेल वांग ने ज़ाओरू को दे दिया था। इसके बाद वांग वहाँ पर रहकर अपना कल्टीवेशन करता है और उस कल्टीवेशन करते हुए ज़ाओरू हमेशा देखा करती थी। वो पहचानती नहीं कि वांग उसका क्या लगता है, वो है कौन, बस वो उसको अंकल कहा करती थी। और वांग भी इसके लिए मना नहीं करता, क्योंकि वो उसको अभी याद दिलाकर ज़ाओरू के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता कि आखिर वो कौन है। जिस तरह से वो कह रही थी, वांग इसी में खुश होता है। देखते ही देखते कुछ टाइम यहाँ पर गुजर चुका था और ऐसे ही एक दिन जहाँ वांग जो था वो अपना ज़ाओयी के पगोड़ा के अंदर बैठा हुआ था, तो उसी के बाहर कुछ बंदे पहुंच जाते हैं जो वांग के ऊपर हमला करने के लिए आए हुए थे। वो लोग यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा 10 साल का जो एग्रीमेंट है ना, कि 10 साल बाद तुम रेड बटरफ्लाई से फाइट करोगे, वो बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। तो उसकी तैयारी तुम्हारी चल रही है या नहीं चल रही है, हम वही देखने के लिए आए। साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग आए थे उनमें से एक बंदा जो था वो वांग से कह रहा होता है कि तेरे पास ना वो फंका है जो मुझे चाहिए, तो इसलिए वो फंका मुझे दे दे। ये फंका वही था जो वांग को रेड बटरफ्लाई की जो सीनियर सबसे पहले यहाँ आई हुई थी उसके हाथों में था। वही वाला फंका अब इन लोगों को यहाँ पर चाहिए था। वांग हैरान रह जाता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये यहाँ पर आए क्यों हैं। तो वो ज़ाओरू को वही कमरे में डालने के बाद उनसे फाइट करने के लिए चला जाता है। सभी के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे लोग को बहुत मारता है। रिव्यू में क्लियर तो नहीं दिखाया गया कि आखिर वहाँ पर एक लोग थे या कितने लोग थे, लेकिन जो भी था बड़ा मिस्टीरियस था। इंसान तो वो लग ही नहीं रहा था, बल्कि किसी अजीब तरह के धुएं जैसी चीज से बना हुआ था और उसी धुएं के साथ वांग यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। ये फाइट देखते ही देखते काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इसके बाद वांग यहाँ पर एक बार आवाज लगाता है आर्मर, और इतना कहते ही वांग के शरीर पर हम पहली बार आर्मर को देख पाते हैं। उसके पूरे शरीर के ऊपर एक आर्मर क्रिएट हो चुका था जो कि बड़ा ही कमाल का लग रहा था और ये आर्मर उसको बाकी के अटैक से रोकने में मदद कर रहा होता है। वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बहुत बढ़िया तरीके से सबक सिखा रहा था, लेकिन वो लोग जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी उन लोगों के अंदर से एक आवाज आती है। ये आवाज सुनकर वांग एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि इस तरह की आवाज को उसने पहले भी सुनकर रखा था और ये आवाज किसी और के नहीं बल्कि वांग के मास्टर सीतू नान की थी। वांग यहाँ पर सोच ही रहा था कि सीतू नान की आवाज मुझे कैसे आ रही है, और जब वो बाहर आकर अच्छे से देखता है तो सच में उसके सामने सीतू नान खड़ा हुआ था। वांग को उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता कि मैं सीतू नान को कैसे देख पा रहा हूँ। सीतू नान तो मेरे हेवनली पल के अंदर जाकर डीप स्लीप के अंदर मौजूद है, तो मेरे सामने ये जो खड़ा है ये सीतू नान कैसे हो सकता है। लेकिन जो बंदा सामने खड़ा था वो हूबहू सीतू नान जैसा ही था, लेकिन वो गुस्से में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये असल में सीतू नान था या फिर ये कोई इल्यूजन है या फिर कुछ और है, ये चीज तो हमें एपिसोड के एक क्लियर तरीके से पता चलेगी। लेकिन हमारी तरह सीतू नान को देखकर वांग भी एकदम हैरान रह चुका था। जो सीन दिखाते ही ये प्रीव्यू एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर